हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 11 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से पहला है भारत सरकार द्वारा I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत 4 प्रमुख सुरक्षा पहलों का जो है उद्घाटन किया गया है। और इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री का कहना है, इस उद्घाटन के अवसर पे उनका कहना है कि भारत में साइबर सुरक्षा भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि डिजिटल क्षेत्र भारत के प्रगति का प्रमुख वाहक हो रहा है। और ऐसे में डिजिटल क्षेत्र की सुरक्षा अब भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है और ये नेशनल सिक्योरिटी का एक प्रमुख हिस्सा बनता जा रहा है, तो इसको समझेंगे। दूसरा है स्पेस एक्स का जो है पोलरिस डॉन मिशन को कल जो है छोड़ा गया है और यह मिशन जो है अपने आप में पहला मिशन होगा कई मामलों में, जिसमें से एक ये है कि ये निजी क्षेत्र द्वारा स्पेस वॉक किया जाने वाला भी पहला मिशन होगा। स्पेस वॉक कल किया जाएगा, लेकिन ये उसी मिशन इसमें वो भी शामिल है, तो इसको हम पूरा समझेंगे कि क्या मामला है, क्या क्या उसमें शामिल है, क्या उद्देश्य है। ठीक है। तीसरा है भारत जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की शीर्षस्थ संस्था है, उसमें एक सुझाव चाहता है या कह सकते हो बदलाव चाहता है। जो ट्रांस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है क्रेडिट कार्ड या अन्य संस्थाओं के माध्यम से, उस क्रेडिट कार्ड और अन्य बैंकिंग या फिनटेक संस्थाओं के माध्यम से जो ट्रांस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सूचना FATF को उपलब्ध रहे, ये भारत चाहता है। क्यों चाहता है, इस पर भी समझेंगे और आगे भी हम उसको देखेंगे और इसी पर आधारित 5 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये गृह मंत्री जी जो द्वारा जो है I4C का उसकी स्थापना का दूसरा, एक तरह से कह सकते हो कि, या आप दूसरा नहीं, पहला सालगिरह मनाया जा रहा है। तो पहला सालगिरह पहले साल पे नहीं मनाया जा रहा है, स्थापना तो इसकी 2020 में हुई थी, लेकिन उसके पहले स्थापना दिवस पर जो है ये बातें गृह मंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि भारत में साइबर तंत्र या इंटरनेट पेनिट्रेशन या ट्रांजेक्शन इंटरनेट ट्रांजेक्शन, ये सब की क्षमता इतनी ज़्यादा है और आज हमारा जो डिजिटल तंत्र है वो भारत की विकास का एक प्रमुख वाहक है। ऐसे में डिजिटल तंत्र की सुरक्षा भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें जो है गृह मंत्रालय का या I4C या इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी के तहत 4 और सुरक्षा पहलों का जो है गृह मंत्री जी ने उद्घाटन किया है और उन्होंने जो है उम्मीद जाहिर की है कि साइबर सुरक्षा के तंत्र में लगे हुए जितनी भी एजेंसियां हैं, भारत में नेशनल सिक्योरिटी के एक अंग के रूप में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे, ताकि देश विकास की राह पर अग्रसर हो सके। ठीक है, चलिए मामला क्या है पहले समझते हैं। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सितंबर को कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना देश की प्रगति संभव नहीं है, जो इंटरनेट डेटा के लगातार बढ़ते उपयोग की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बन गया है। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर शांति रहेगी, सुरक्षा रहेगा, तो वहाँ अपने आप विकास हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, सीमाओं से सुरक्षा, आंतरिक स्तर पे जो भी खतरे होते हैं उससे सुरक्षा की बात की जाती है। देखा भी जाता है कि जिस देश में आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा का खतरा है, वहाँ पे विकास की संभावनाएं न के बराबर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सुरक्षा विकास का प्राथमिक है, बेस है। बिना उसके विकास की आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि इसका उल्टा भी होता है, जहाँ विकास होता है वहाँ सुरक्षा मजबूत होती है, लेकिन बेस जो है सुरक्षा ही। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को ले जाने के लिए वहाँ पे एक व्यवस्था अपनाई गई थी, हालांकि अब तो काफ़ी सफल हो गई है, 4 प्रॉन्ग अप्रोच, जिसमें से पहले यह बेस था सुरक्षा, सिक्योरिटी फोर्सेस, और उसी के इर्द गिर्द चारों तरफ सुरक्षा के अन्य पहलू जो है उसमें गुथे हुए थे और उसमें उसने सफलता भी हासिल की है और आज हमारे बहुत सारे क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। बताने का मतलब ये है कि किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की विकास के लिए उसका सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में जबकि आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने दुनिया के बारे में वो आप शोकेस कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं और लोगों का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटली कनेक्टेड होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी का तो ये भी कहना है कि हमारा बल
कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार निज जो है मध्यम वर्ग के जीवन में कम से कम जो हो गरीब वर्ग को रहे, और इसमें उनका जो मिनिमम गवर्नेंस है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसमें डिजिटल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऐसे में डिजिटल क्षेत्र आने वाले समय में और वर्तमान में भारत के विकास का वाहक होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर डिजिटल क्षेत्र की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर उसके जरिए विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से सुरक्षा के लिए विकास के लिए सुरक्षा जरूरी है, इसी तरह से डिजिटल क्षेत्र के जरिए अगर आपको विकास करना है तो डिजिटल क्षेत्र की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यही बात गृह मंत्री जी इसको समझा रहे हैं। और ये बात कह कहाँ रहे हैं? दिल्ली में I4C बोला जाता है, भारतीय I4C मतलब ICCC, तो इसे 4C बोल दिया जाता है लिखने के लिए जो है। तो C है इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की पहले स्थापना दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए आयोजित समारोह में बोल रहे थे। देखिए पहले जो है स्थापना दिवस समारोह चिन्हित किया गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि साल भर बाद हो रहा है। ये जब से स्थापित हुआ 2020 के बाद से, उसके बाद ये पहली बार इस तरह का कोई शुभारंभ हुआ है। और इसमें गृह मंत्री कह रहे हैं कि साइबर सुरक्षा एजेंसियां लोगों को ठगने, फर्जी खबरें फैलाने, महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन प्रताड़ित करने वाले अपराधियों के तौर तरीकों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करने का प्रयास करें। यानी कि ये बता रहे हैं कि साइबर सुरक्षा एजेंसियां जो नए नए साइबर खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, खासतौर से महिलाओं और बच्चों को लेकर, उनमें आर्टिफिशियल का भी इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करके इसको आगे हल करें। गृह मंत्री जी द्वारा इसी दौरान बताया गया है कि भारत में डिजिटीकरण का पैमाना कितना बड़ा है, और जितना बड़ा डिजिटल हमारा क्षेत्र होता जाएगा, डिजिटल हमारा स्पेस होता जाएगा, उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे लिए उसको मैनेज करके और उसकी सिक्योरिटी के लेकर बनती जाएगी। देखिए 2000 गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2014 में केवल 600 पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया था। आज 2024 में 2,13,2.13 यानी 2,13,000 जो है पंचायतों में इंटरनेट पहुंच गया है। यानी ये जो बड़ा दायरा है, ये बता रहा है कि इंटरनेट या डिजिटल क्षेत्र हमारा गांव-गांव तक पहुंच गया है। यानी उसके साथ खतरे भी गांव-गांव तक पहुंच जाएंगे। ये बट ऑब्वियस है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी अवधि में 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाई गई है। डेटा डाउनलोड की गति बढ़ी है, लागत कम हुई है और इंटरनेट की खपत भी 78% बढ़ गई है। 31 मार्च तक 95 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, जबकि 2014 में 25 करोड़ थे। यानी कहाँ 25 करोड़, कहाँ 95 करोड़, 71 करोड़ यूजर पिछले 10 सालों में देश में बढ़े हैं। इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट का जो है प्रसार हुआ है। साथ ही में क्या है, 2024 में भारत में लगभग 20,64,000 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजिशन हुआ। लगभग 14 अरब ट्रांजिशन हुआ है, जिसमें 20,64,000 करोड़ रुपए का यूपीआई ट्रांजिशन हुआ है, जो दुनिया में जो वैश्विक डिजिटल लेन देन है उसका 46% है। अब इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राइमरी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अगर हम सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो ये फिर सफलता जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती जाएगी। ऐसे में देखिए ये कह रहे हैं कि हमारा काम चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है, इसलिए साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा की आवश्यकता है। इसमें इंटरनेट पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की अवैध बिक्री, फर्जी खबरों का प्रसार, टूल किट, ऑनलाइन उत्पीड़न, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जैसे जितने भी जो है इसमें मसले हैं वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। और कुल मिला के इसमें यही कहा गया है कि भारत के लिए डिजिटल क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डिजिटल क्षेत्र इम्पॉर्टेंस है, इसीलिए उसके खतरे को हर तरह से हमें हल करना है। और इसी बात को कहने के दौरान I4C की I4C के तहत 4 साइबर सुरक्षा पहल का शुभारंभ किया गया है। देखिए जो I4C है, अभी उसके बारे में बताएंगे, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत साइबर खतरों के लिए जो जितनी भी एजेंसियां हैं उनके कोऑर्डिनेशन का कार्य ये करती है। तो उसी के तहत 4 और पहल किए गए हैं, जिसमें देखिए साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र, मॉनिटरिंग सेंटर, इसमें एक ये राष्ट्रीय मंच होगा जो ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के खिलाफ वास्तविक समय की कार्रवाई के लिए प्रमुख बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, IT मध्यस्थों और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को ये शामिल किया हुआ होगा। एक राष्ट्रीय मंच है जिसमें साइबर धोखाधड़ी के बारे में जो है कार्रवाई की जाएगी।
CFMC साइबर धोखाधड़ी के तौर तरीकों की पहचान करने और उनमें निपटने के तरीके खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर सकता है। ये बातें गृह मंत्री जी ने अपनी बात में कही। तो पहला है साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र, ये I4C के ही तहत जो है ये गठित किया गया है। और दूसरा क्या है, समन्वय प्लेटफॉर्म। एक समन्वय प्लेटफॉर्म के नाम से एक डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो साइबर अपराध के डेटा संग्रह, डेटा साझाकरण, अपराध मानचित्रण, डेटा विश्लेषण और साइबर अपराधों की जांच के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में समन्वय के लिए वन स्टॉप पोर्टल होगा। यानी इस साइबर अपराध से जुड़े हुए जितनी भी अपराध से जुड़ी हुई जो भी आंकड़े डेटा हैं वो वन स्टॉप पोर्टल होगा, समन्वय प्लेटफॉर्म। ये किसके अंतर्गत होगा, I4C के तहत स्थापित होगा। साथ में साइबर कमांडो कार्यक्रम भी चलाया जाएगा देश में। इसके तहत डिजिटल, इसका जो है साइबर कमांडो कार्यक्रम के तहत डिजिटल स्पेस को सुरक्षित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों से में प्रशिक्षित कमांडो की विशेष शाखा बनाया जाएगा, जिसमें 5 वर्षों में 5000 कमांडो को तैयार किया जाएगा और लॉन्च किया जाएगा, जो साइबर स्पेस के किसी भी खतरे का हल करने के लिए वो तैयार किए। जैसे नॉर्मल कमांडोज होते हैं वो नॉर्मल अपराध या आतंकवाद या तोड़फोड़ के लिए होते हैं, साइबर कमांडो साइबर हमले की रक्षा के लिए ये तैनात किए जाएंगे। फिर एक है, लास्ट है, राष्ट्रीय स्तर की संदिग्ध रजिस्ट्री। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जालसाज होते हैं वो हमसे अगर कोई पैसा ठगते हैं तो सीधे वो अपने खाते में नहीं लेते हैं, वो कई सारे लोगों को, भोले भाले सीधे साधे लोगों को पैसे का लालच देकर या कुछ और चीज़ का लालच देके उनके अकाउंट को ले लेते हैं और उनके अकाउंट के ज़रिए वो पैसे को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक बार अपराध का पैसा उस अकाउंट के ज़रिए गुजार देते हैं और इसके बाद वो जो अकाउंट होल्डर होता है उसको पता भी नहीं रहता है और वह उस अपराध में जाने अनजाने में ही फंस जाता है। ऐसी चीज़ों को, यानी एक तरह से देखा जाए तो म्यूल बना देते हैं, खच्चर बना देते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स के बारे में कि ऐसी जो संदिग्ध खाते हों, म्यूल्स हों, जिनके बारे में की कार्रवाई की जा रही है, उनका भी एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाया जाएगा इसके तहत, ताकि वित्तीय साइबर अपराध के मामले में आसानी से हो सके कि हाँ भाई ये अकाउंट जो है म्यूल के रूप में है और उसे फिर रोका जा सके या जो भी आगे की कार्रवाई की जा सके। ठीक है, जरा सा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में देख लें। तो देखिए, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारत में, देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक तंत्र है। देखिए, साइबर अपराध के मामले में ये कुछ नहीं करता है, ये कई सारी प्रवर्तन एजेंसियां जो हैं वो उसको ये कोऑर्डिनेशन देने का, एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य करता है। भारत में एक सर्ट-इन है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत है। वो किसी भी तरह के साइबर हमले या साइबर खतरे के नियंत्रण में वो जवाबी कार्रवाई करता है और गृह मंत्रालय चाहता है कि सर्ट-इन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाए। अब वो मामला रस्साकसी गृह मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत चल रहा है, तब तक जो है गृह मंत्रालय ने इसे और भी मजबूत करने की कोशिश की है कि इसमें कुछ और कार्य भी किया, जैसे साइबर कमांडोज होंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो काम है वो नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत की समग्र क्षमता में परिवर्तन लाना है और नागरिक संतुष्टि के स्तर में भी सुधार करना शामिल है इसका जो कार्य है। यह जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना 5 अक्टूबर 2018 को इसकी मंजूरी मिली थी और यह शुरू होने के बाद इसने साइबर अपराधों से निपटने और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित किया है। I4C को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को जो है समर्पित किया गया था गृह मंत्री के द्वारा, यानी 10 जनवरी 2020 को ये राष्ट्र को समर्पित था और उसका पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 4 साल हो गया है, लेकिन उस अवसर पे इसमें 4 और पहल को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य को देखें तो अभी जो सारी बातें बताई गई थी वही उद्देश्य है कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल बिंदु या एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करना है, साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज करने और साइबर अपराध की प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करने की सुविधा प्रदान करना है, सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करना है, साइबर अपराध को रोकने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करना है। और ये चीज़ तो और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि जैसे आप देखिए कि जब मैंने कहा ना कि 2014 में 600 गाँव इंटरनेट से जुड़े हुए थे
आज 2,13,000 हैं, तो जाहिर सी बात है 2,13,000 गाँव में इंटरनेट गया है तो वहाँ तक इंटरनेट के साथ धोखाधड़ी भी पहुंच सकती है और वो भोले भाले लोगों पे वो धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है कि साइबर अपराधी भोले भाले लोगों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इसने कई सारे पहल भी की है। इसने जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जो कुछ हॉट स्पॉट हैं जैसे जामताड़ा है, हरियाणा का नूह है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, जहाँ से जो है साइबर अपराध होते हैं वहाँ पे भी कई सारे निगरानी केंद्र स्थापित करने की बात चल रही है। ठीक है, तो ये में है। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है वो ये है कि स्पेसएक्स एक पोलारिस डॉन मिशन जो है अंतरिक्ष में, देखिए पोलारिस डॉन मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। इसकी तस्वीर से ही दिख रहा है ना कि स्पेस वॉक कोई कर रहा है। कल ये लॉन्च किया गया है। इस लॉन्च के दौरान दो प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो इसे अभी तक यानी चंद्रमा को छोड़ दिया जाए, तो चंद्रमा के बाद जिस ऊंचाई तक मनुष्य अब तक गया है 1372 किलोमीटर हाईएस्ट गया है, नासा का जेना ही था, उससे ऊपर मनुष्य को ले जाना है। 1400 कुछ समथिंग किलोमीटर ऊंचाई तक इसे ले जाया जाएगा। तो पहला तो ये मिशन है और वहाँ पे जाके कई सारे कुछ परीक्षण आदि किए जाएंगे। फिर बाद में उसे निचली कक्षा में ला के यानी वहाँ पे मनुष्य को मतलब ये स्पेस वॉक भी कराया जाएगा, जिसके तहत कई सारे परीक्षण किए जाएंगे। और ये स्पेस वॉक जो किया जाएगा, स्पेस वॉक ये किसी भी निजी लोगों द्वारा जो है निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया पहला स्पेस वॉक होगा। तो ऐसे में इसके देखा जाए तो दो मेन उद्देश्य है कि उस ऊंचाई तक जाना है और वहाँ अध्ययन करना है, और दूसरे जो है स्पेस वॉक करना है। और ये सारी चीज़ें हो रही एलन मस्क का जो एक उसका लक्ष्य है कि मनुष्य को मंगल तक ले जाना है, और इसमें उसके कई सारे अरबपति उद्योगपति है। तो इसाक मान जो इसका मिशन हेड हैं ये पोलारिस मिशन का, उनका भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट 10 सितंबर को फ्लोरिडा से उड़ा, जिसने अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन और 3 अन्य लोगों को दुनिया की पहली निजी स्पेसवॉक कराने के लिए कक्षा में पहुंचाया। 10 सितंबर को, यह 28 अगस्त को ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन इसी फाल्कन रॉकेट में जो है हीलियम लीक का मामला आ गया था। हीलियम लीक का तो कल भी पढ़ाए थे कि कितना समस्या उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद और फ्लोरिडा में तापमान जो है मौसम में आदि भी ख़राब होने के कारण ये 10 सितंबर को छोड़ा गया है। और इसमें देखा जाए तो ये 5 दिवसीय मिशन है, जिसे पोलारिस डॉन के नाम से जाना जाता है। और यह पोलारिस कार्यक्रम एक है के तहत 3 परीक्षण और विकास मिशन हैं, उसमें से पहला है। यानी पोलारिस कार्यक्रम जो है जिसके तहत इसाकमैन और एलन मस्क है कि स्पेसएक्स द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित कार्यक्रम है, इसके 3 परीक्षण और विकास मिशनों में से पोलारिस डॉन पहला मिशन है, जिसे कल 10 सितंबर को छोड़ा गया है। इस कार्यक्रम का जो पोलारिस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो नई तकनीकी विकसित करना है, जिनका उपयोग किसी दिन लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने के योग्य बनाना है। उसी के पोलारिस कार्यक्रम का जो 3 मिशन है, परीक्षण मिशन, उसी में से पहला पोलारिस डॉन मिशन के तहत इसे छोड़ा गया है। इसमें अगर जो मेन है कि पहला निजी स्पेस वॉक है, तो स्पेस वॉक या अंतरिक्ष चहलकदमी या एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी, यानी जिस स्पेस शटल में आप, या स्पेस कैप्सूल बोला जाता है, शटल जाता है या मॉड्यूल बोला जाता है, उसमें अंतरिक्ष यात्री गए होते हैं, वो एक उसका वातावरण ऐसा रहता है कि वो एक धरती जैसा ही वातावरण रहता है। उसका दाब ताप मेंटेन किया रहता है। हाँ, ऑब्वियस है ग्रेविटी नहीं रहती है, लेकिन बाकी माहौल धरती जैसा ही रहता है। स्पेस वॉक में जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, उन्हें अंतरिक्ष में जाके चहलकदमी करनी होती है। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्पेस वॉक जो किया गया था 18 मार्च 1965 को सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने किया था। और ये वो दौर है कि जब शीत युद्ध चल रहा था, चरम पे था, और अमेरिका और रूस एक दूसरे से अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे कौन वो आगे निकलता, कौन वो आगे निकलता, उसकी जो है कर रहे थे। उस दौरान ये किया गया था एलेक्सी लियोनोव, और लियोनोव की वॉक 10 मिनट तक चली थी, जो 18 मार्च 1965 को हुई थी। वर्तमान में या आज स्पेस वॉक अक्सर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से जुड़ा होता है, वहीं पे जाते हैं हमारे जो अंतरिक्ष यात्री, तो वो अक्सर वो अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलते रहते, तो उससे ये न्यूज़ बनता है कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक किया है। जो स्पेस वॉक है
वो कई कारणों से किए जाते हैं, जिसमें से वैज्ञानिक प्रयोग करना भी होता है, कई बार जो शटल्स होती है उसकी मरम्मत करना है, या अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उसकी मरम्मत करना है, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। और स्पेस वॉक करने के लिए दो, मतलब उसमें जैसे स्पेस वॉक होता है तो उसके लिए एक स्पेशल सूट होता है। एक क्या, इसमें दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि स्पेस यात्री जो है वो एक सूट पहने रहते हैं और बाकी उस सूट को एक रस्सी जैसे जो है उससे करके, रस्सी जैसी संरचना के जरिए, जो सुरक्षा उसको कहते हैं, उसके जरिए वो शटल से या उससे पकड़ा रहता है और वो उसी के साथ वो जाते हैं। दूसरा है वो, उसको सेफर कहा जाता है, सेफर पहनते हैं। वो भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर जो है वेकुलर एक्टिविटी के लिए ही होता है। उसमें पीठ पे लाद के ले जाते हैं, उसमें रॉकेट जो है ईंधन टाइप का रहता है और उसके ज़रिए जो है उसमें अंतरिक्ष यात्री बांधा नहीं रहता है, वो अपने से ही वो खुद उसको रेगुलेट करता है। तो ये दो तरीके का के ज़रिए स्पेस वॉक किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए पोलरिस डान में कौन कौन सवार हैं, तो 4 लोग सवार हैं। इसमें से एक हैं, इसका हेड इसाक मैन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान कंपनी शिफ्ट 4 है, इसके ये संस्थापक हैं। ये स्पेस एक्स के साथ मिलकर इस मिशन को जो है वित्तपोषित कर रहे हैं। इसाक मैन की यह अंतरिक्ष में दूसरी यात्रा है, 2021 में भी वो यात्रा कर चुके हैं। इसाक मैन के अलावा क्रू में स्कॉट पोटेट, एक अमेरिकी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल है, वायुसेना का, सेवानिवृत्त है। स्पेस एक्स के 2 कर्मचारी हैं, अन्ना मेनन और सारा गिलिस। तो ये 4 लोग हैं और इसमें से 2 लोग जो है बाहर स्पेस वॉक करेंगे और 2 लोग अंदर ही रहेंगे। अभी उसको बताते हैं। तो देखिए, जो पोलरिस डान मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है पृथ्वी से अधिकतम 1400 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यह जो है पृथ्वी से 1400 किलोमीटर दूरी तय करना है। इसके पहले नासा के जेमिनी 11 मिशन द्वारा 1966 में 1372 किलोमीटर की ऊंचाई थी, ये रिकॉर्ड ऊंचाई थी 1372, कि उसके ऊपर अभी तक कोई चंद्रमा मिशन के लिए ही मनुष्य ऊपर गया है, उससे ज़्यादा ऊंचाई पर अंतरिक्ष में मनुष्य नहीं गया है। चंद्रमा के मिशन के लिए जो भी गए हैं वो तो गए हैं, लेकिन वैसे ही कोई नहीं गया है। तो ये रिकॉर्ड है, इसको 1400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाके ये तोड़ेगा और इसके बाद वहाँ पे कुछ अध्ययन कर लेगा। यानी कि ये जो ऊंचाई है ये 1000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, से ज़्यादा ऊपर है, देख ही रहे हैं 1400 किलोमीटर। और उसे 1 एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है, जिसमें काफ़ी रेडिएशन होता है और इस रेडिएशन को वहाँ पे ये लोग जांचेंगे कि इनके उस रेडिएशन में इनका शरीर किस तरह से काम करता है, इनका स्पेस सूट उस तरह की चीज़ों को रेडिएशन के साथ कैसे एक्टिव होता है या कैसे क्रियापद करता है। क्योंकि ये मिशन ही है, भविष्य में मंगल जैसे ग्रहों के लिए अंतरिक्ष यान तैयार करना है। तो वैसे में ये वहाँ पे रेडिएशन वाले बेल्ट में भी ये जाएंगे और उसको जांचेंगे। फिर इसके बाद जांच करने के बाद वो जो यान है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे ज़मीन पे नहीं और नीचे आ जाएगा, और वहाँ पे ये फिर कैप्सूल मिशन के बाकी हिस्सों में जो है निचली कक्षा में आ जाएगा और वो स्पेस वॉक किया जाएगा। स्पेस वॉक तीसरे दिन यानी कल बुधवार है, हाँ बृहस्पतिवार है, कल किया जाएगा। और इसमें सभी सदस्य, जितने भी 4 सदस्य हैं, वो सब क्रू सदस्य सब स्पेस सूट पहने रहेंगे। और इसके बाद जब स्पेस सूट पहने रहेंगे तो जो शटल है उसका दरवाज़ा खोला जाएगा, यानी पहले उसको खोल के उसका प्रेशर कम करके धीरे धीरे जो है बिल्कुल उसको निर्वात बना दिया जाएगा। फिर अंतरिक्ष में भी निर्वात है, वहाँ भी निर्वात है। तो एक तरह से देखा जाए कि वो पूरा शटल और अंतरिक्ष ही का हिस्सा हो जाएगा, जिसमें से 2 लोग बाहर निकलेंगे, इसाक मैन और एक वही लीना जो करके महिला हैं वो बाहर निकलेंगी। बाकी 2 लोग वहाँ रस्सी से पकड़ के अंदर ही रहेंगे और जांच आदि करेंगे। और ये लोग जो है वहाँ पे एक जो इसका इस स्पेस वॉक का मुख्य उद्देश्य है वह है कि एक स्पेस एक्स द्वारा एक सूट विकसित किया गया है, स्पेस सूट, EVA स्पेस सूट नाम है, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी स्पेस सूट स्पेस एक्स का। उसके बारे में उसमें कई सारी चीज़ें लगी हैं, उसके बारे में ये उसका प्रदर्शन कैसा है ये सारी चीज़ें जांच करेंगे। और वहीं पे ही चालक दल जो है 40 अन्य वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और अंतरिक्ष में प्राकृतिक विकिरण वर्षा, वहाँ पे प्राकृतिक तौर पे जो है रेडिएशन होता रहता है, उस दौरान जो है एक्सरे फोटो लेंगे बिना किसी एक्सरे मशीन के द्वारा।
और साथ ही में यहाँ पे स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क के तहत वो लोग बातचीत भी करेंगे, यानी ये कुछ वहाँ पे वैज्ञानिक प्रयोग उनके द्वारा किया जाएगा और जब ये संभव हो जाएगा, सफल हो जाएगा तो वो वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। FATF की हाल ही में एक बैठक के दौरान भारत ने अंतर्देशीय जो ट्रांजिशन होता है, यानी कि सीमा पार भुगतान होता है क्रेडिट कार्ड या अन्य फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसकी अधिक से अधिक जानकारी को वो भारत चाहता है कि FATF के पास रहे। यानी भारत द्वारा सीमा पार भुगतान की अधिक से अधिक जानकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF के पास उपलब्ध हो, ऐसा भारत की इच्छा है, भारत ऐसा चाहता है। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है और भारत क्यों चाहता है कि ऐसा किया जाए, और साथ ही में वित्तीय कार्रवाई बल के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, भारत द्वारा क्रेडिट कार्ड कंपनियों, फिनटेक फर्मों और भुगतान एग्रीगेटर्स द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में अधिक खुलासे के लिए दबाव डाल रहा है, और ताकि सीमा पार वित्तीय लेन देन में प्रेषक और प्राप्तकर्ता को आसानी से पहचाना जा सके और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ इसको साझा किया जा सके। जैसे क्या होता है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी ट्रांजैक्शन और इस तरह की होती है, उनकी पहुंच कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के पास होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी तक जो व्यवस्था है उसके तहत सूचनाएं तो होती हैं, लेकिन वो सूचनाएं FATF के पास इस तरह से अभी वो अनुमान लगा रहा है कि वो किस तरह से होती हैं। कहीं ऐसी तो सूचनाएं नहीं होती हैं जिनके कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उस तक पहुंचने में देरी हो रही हो, तो उसको जैसे राष्ट्रीय स्तर पे होता है, राष्ट्रीय मतलब घरेलू स्तर पे होता है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे बनाना है। हालांकि भारत चाहता है कि ये सूचनाएं जो देने का क्रम हो, वह जो इस क्षेत्र में काम करने वाले फिनटेक हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना, यानी उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले बिना किया जाए, यानी धीरे धीरे किया जाए, लेकिन ये काम किया जाए। ठीक है, तो ज़रा समझते हैं कि FATF ने सीमा पार भुगतान को लेकर वर्तमान व्यवस्था क्या है। तो देखिए, वर्तमान में FATF की यात्रा नियमों के तहत किसी भी सीमा पार वित्तीय लेन देन में प्रेषक, प्राप्तकर्ता और मूल देश के नाम से संबंधित डेटा दर्ज किया जाता है, और FATF का नीति विकास समूह या पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप है, वो अब इस पर विचार या विमर्श कर रहा है, यानी कि क्या आवश्यक जानकारी कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं या जानकारी किसी रूप में छिपी हुई हैं। यही देखने पर ये बल दे रहा है ये समूह FATF का कि वो जानकारी उपलब्ध है या उसे छुपा दिया जाता है, और छुपा देने के बाद ये जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं इनके पास रियल टाइम नहीं पहुंच पाता है या उसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये बात पर ये चर्चा चल रही है, क्योंकि सूचना को छिपाने से सीमा पार लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थाओं द्वारा कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने में देरी हो सकती है। तो ऐसे में बहस है कि क्या मानकों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, ताकि क्रेडिट कार्ड या भुगतान एग्रीगेटर या फिनटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीमा पार वायर ट्रांसफ़र के मामले में जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान की जा सके। तो इसी बात पर बल है, और भारत चाहता है कि FATF के तहत ये इन पर जो है सूचनाएं साझा की जाए और किसी तरह से जो रोक टोक है उसे रोका जा सके। तो यही देखिए, भारत FATF में सीमा पार भुगतान पर अधिक जानकारी चाहता है। देखिए, भारत का कहना है कि फिनटेक उद्योग को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक प्रक्रियाकरण मानदंडों और पारदर्शिता की जो है आवश्यकता है, या भारत उसकी वकालत कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और भुगतान एग्रीगेटर या फिनटेक प्लेटफॉर्म की मुख्य चिंता इसमें शामिल लागत और प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर परिवर्तन है। तो इसको लेकर वो थोड़ा सा नाखुश हैं, लेकिन भारत चाह रहा है कि इन चुनौतियों, इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भी मानदंड, प्रकटीकरण मानदंड और पारदर्शिता को बढ़ावा जाए। ऐसे में इस पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप में ये विचार हो रहा है कि पहचान योग्य जानकारी क्या है, किसे पहचान योग्य जानकारी कहा जाए, और फंड ट्रांसफ़र से संबंधित कौन सा डेटा देशों द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक बार जब ये FATF इसे मंजूरी दे देगा कि हाँ भाई ये पहचान योग्य जानकारी है और इसे उपलब्ध कराना है, तो फिर धीरे धीरे 2-3 साल में जो सभी सदस्य देश हैं उनमें ये चीज़ें, इन प्रकटीकरण मानदंड लागू हो जाएंगे। फिर उसी तरह से जैसे घरेलू स्तर पे उपलब्ध होते हैं, वैसे ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार जो भी लेन देन होता है वो भी उपलब्ध हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों को
दिशा में जो है, या कह सकते हो वित्तीय सुरक्षा के दिशा में, वित्तीय इंटीग्रण के दिशा में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों को रोकने का कार्य करती है। 1989 में इसे गठित किया गया था। 32 सदस्य देश इसके सहयोगी हैं और 2 इसके संगठन हैं, एक खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कंट्रीज काउंसिल कंट्रीज एंड यूरोपीय आयोग, और भारत 2010 से FATF का पूर्ण सदस्य है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें जो इसके सदस्य होते हैं उनकी पीर जो है मूल्यांकन होता रहता है, इवोल्यूशन होता रहता है, इवोल्यूशन। तो जून में जो भारत का सिंगापुर में हुआ था उसमें भारत को दुनिया के 4 उन देशों में शामिल किया गया है जिनका फाइनेंशियल एक्शन को लेकर या टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो सुरक्षा का पहलू है वो बहुत बेहतर है, ख़ास तौर से ऑनलाइन वाला पहलू। और सितंबर में और भी होना है, तो अब वो जब होगा तब बताया जाएगा। तो भारत चाह रहा है कि, और भारत का ये हमेशा बल है कि FATF के को साथ लेकर वो इस तरह के जो इलीगल फाइनेंसिंग होती है, जिसका ज़्यादातर भुगतान टेरर फाइनेंसिंग या अवैध गतिविधियों में होता है या मनी लॉन्ड्रिंग में होता है, उसको रोका जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। चर्चा में रहे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देश में साइबर अपराध से संबंधित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की एक पहल है, नहीं ये गृह मंत्रालय की पहल है। I4C को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। दूसरा है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा I4C के तहत 4 नई साइबर सुरक्षा पहलों का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र है शामिल, समन्वय प्लेटफॉर्म है शामिल, राष्ट्रीय स्तर की संदिग्ध रजिस्ट्री शामिल है, विदेशी साइबर सुरक्षा डेस्क ये इसमें शामिल नहीं है, इसके जगह साइबर कमांडो जो है वो इसमें शामिल है। तीसरा है, चर्चा में रहे स्पेस वॉक या एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्पेस वॉक 1965 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव द्वारा शीत युद्ध के दौरान किया गया था। स्पेस वॉक केवल वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए ही किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भी किए जाते हैं, मनोरंजन के लिए भी लोग करते हैं, घूमने फिरने के लिए जो है करते, जैसे इस बार में गए ही हैं उनका, और कई सारे जैसे कुछ चीज़ बनाने के लिए, कुछ चीज़ बिगाड़ने के लिए, तो सिर्फ वैज्ञानिक अनुप्रयोग ही इसमें शामिल नहीं है। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी आंसर केवल ए होगा। चौथा है, चर्चा में रहे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का भारत कब पूर्ण सदस्य बना? 2010 में भारत इसका पूर्ण सदस्य बना है, तो इसलिए आंसर इसका सी सही है। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे पोलरिस डॉन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के चालक दल का उद्देश्य सबसे पहले पृथ्वी से अधिकतम 1400 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, यह नासा के जेमिनी 11 मिशन द्वारा प्राप्त 1372 किलोमीटर की ऊंचाई से दूर होगा, जो चंद्रमा की ओर जाने वाले किसी भी चालक दल के मिशन के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई है। ठीक है, ये दोनों सही है, तो इस आधार पे इसका आंसर सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।